नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव आज है और 53 जिलों के अंदर अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। एसपी बीजेपी के दिग्गजों की साख दांव पर है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। 75 में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं और ऐसे में अब बाकी की सीटों के लिए यहां पर आज मतदान होगा। 11 बजे से 3 बजे तक के बीच मतदान होगा और तमाम जगहों पर अब से कुछ ही मिनटों के अंदर मतदान शुरू हो जाएगा। तो एसपी और बीजेपी के दिग्गजों की साख दांव पर होगी। काफी सीटें ऐसी हैं जहां पर सीधी टक्कर एसपी और बीजेपी के बीच में देखी जा रही है। ये 2022 से पहले के जिला पंचायत के चुनाव सीधे तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सीधे तौर पर रूट लेवल पर कैसे ग्रामीण अंचलों तक, कैसे रूट लेवल तक अपनी पकड़ बनाई जाए, तमाम पार्टियों के लिए यह एक मौका होगा और ऐसे में 53 जिलों के अंदर अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी। एसपी बीजेपी के दिग्गजों के साथ दांव पर है। सीधे तौर पर अगर देखें तो 22 ऐसे अध्यक्ष हैं जो कि निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन बाकी के 53 सीटों पर अगर देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण आज टक्कर देखी जा रही है। तो 75 में से 22 जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। 2022 के चुनाव से पहले जिला पंचायत के चुनाव और यहां पर जिस भी पार्टी को माइलेज मिलेगा उसका कहीं ना कहीं 2022 में भी उसका इसको फायदा के तौर पर देखा जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। आपको सीधे देहरादून की उस बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। देहरादून से यह खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून पहुंचे हैं। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब से कुछ देर बाद नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड के सियासी संकट यानी तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तमाम चर्चाएं जोरों पर हैं। दोपहर 3 बजे विधायक दल की एक बैठक होगी। अगला नेता कौन चुना जाए इसको लेकर चर्चा होगी। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये कुछ ऐसे दो नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा घर में है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ किशोर रावत जुड़ गए हैं। किशोर, अगर सीधे तौर पर देखा जाए अब तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद चर्चा इस बात पर सबसे ज्यादा है कि अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन, वो भी चुनावों से 6 से 7 महीने पहले। किसके ऊपर विश्वास किया जाए, कौन से नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा है? तो फिलहाल बीजेपी के विधायक मंत्री इस बात से बिल्कुल अनजान है कि कौन बनाया सकता है, क्योंकि जो तरीका रहा है वो ऐसे नाम को पसंद करती है जिसका नाम शायद कहीं दिखता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अब जल्द ही नामों का खुलासा करीब और जो परिवेश वो वहां पर तमाम जो बैठक नाम बताएंगे कि आला कमान ने किसका नाम है उसको बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे सारी चीजें तय होंगी और सबसे बड़ी बात है कि अब देखा जाएगा 2000 में किस तरीके से वो 12 का इन सब पहलुओं को और नामों पे सभी पे चर्चा। किशोर, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के आला कमान के आगे इस वक्त यह है कि सबको विश्वास में लेकर आगे बढ़ा जाए, जिससे कि चुनावों में एक मजबूत जाए और ऐसे में जो भी नाम होगा उसमें सभी खेमों को विश्वास में लेना जरूरी होगा। क्या नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर सबसे अहम जिम्मेदारी यही है आज? बिल्कुल, बात यह नामों को लेकर चर्चा की संभवतः की जाएगी और पार्टी जो उसको ही सर्वोपरि माना जाएगा। सबको उसी ध्यान रखना होगा, कोई पार्टी से अलग नहीं जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने नरेंद्र तोमर को पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा और सबसे कॉमन और सबसे मेन बात ये है कि बीजेपी में ज्यादा विरोध नहीं होता, क्योंकि हाईकमान जिस चीज तय करते हैं पार्टी उसी को लेके और उसी को लेके चलती है। तो ये देखना होगा कि बीजेपी किसके नाम को बनाती है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है, तो ये सारी चीजें उसमें तय हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए किशोर। तो बढ़ते हैं एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावों की तरफ, जहां पर 53 सीटों पर अध्यक्ष पद के लिए आज वोटिंग होगी। एसपी बीजेपी के दिग्गजों की साख दांव पर होगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 75 में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए और ऐसे में अब 53 जिलों के अंदर अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 11 बजे से 3 बजे के बीच में यह वोटिंग होनी है और इसके बाद मतगणना शुरू होगी। संभल से हमारे साथ हमारे संवाददाता भीष्म सिंह जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ रवि जुड़े हैं। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करते हैं। रवि, अगर देखें 11 बज चुका है और अब जो मतदान है वो भी शुरू हो गया होगा। सबसे पहले मैं अपडेट लेना चाहूंगा आपसे।
देखिए जाहिर है 53 जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज ये वोटिंग होनी है और साफ तौर पर अगर बात करें बस वोटिंग जो वो शुरू हो रही है और साफ तौर पर अगर बात करें जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, उसको लेकर इसको सेमीफाइनल मान सकते हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो 22 अध्यक्ष पहले ही चुने जा रहे हैं, उसके अलावा बात करें 53 अध्यक्ष और चुने जाने हैं। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिली। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं। साफ तौर पे ये देखना होगा कि नतीजे क्या निकल कर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो जो 22 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं साफ तौर पे उसमें जो बीजेपी ने जो कह सकते हैं कि ज्यादा जीत हासिल की है, उसी को देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि शायद बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो टक्कर हो रही है उसमें क्या नतीजे निकल कर आते हैं, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव इसके बाद होना है। और साफ तौर पर अगर बात करें तो उसके बाद इसकी रूपरेखा वो तैयार होगी कि जो दो बाकी पार्टियां हैं वो किस तरीके से उस चुनाव में जाएंगी। ठीक, संभल से हमारे साथ भीष्म जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। भीष्म, अभी अगर संभल की बात की जाए, क्या मतदान वहां पर शुरू हो गया है और अभी की स्थिति क्या है और वहां पर किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग दे दूं। अभी मतदान शुरू होने की प्रक्रिया के बीच ही जैसे ही सदस्यों की पहली गाड़ी आकर रुकी तो सदस्यों को छीनने झपटने में भाजपा और सपा के लोगों के बीच झड़प के हालात बने हैं। पुलिस बीच में अभी पहुंची है हालात को निपटाने के लिए। तो जाहिर तौर पर संभल की अगर बात करें, संभल में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रामखिलाड़ी सिंह यादव की पुत्रवधू प्रीति यादव मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी से अनामिका यादव मैदान में है। पिछले चुनावों की बात करें तो जनपद तो बने 10 साल हुए हैं और पिछले 2 टर्म में समाजवादी पार्टी का कब्जा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर रहा है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी भी सूरत में ये कब्जा बरकरार रखा जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष की कुर्सी छीनकर इतिहास रचना चाहती है। जहां तक चुनाव में जीते सदस्यों के आंकड़ों की बात है तो मैं आपको बता दूं, आंकड़े किसी के भी पक्ष में नहीं है, न समाजवादी पार्टी के पक्ष में और न भाजपा के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के 12 सदस्य जीतकर पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 11 सदस्य जीतकर पहुंचे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 4 सदस्य जीते हैं और सारा जीत हार का दारोमदार संभल जनपद में निर्दलियों के भरोसे है। तो ऐसे ही निर्दलियों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी रात अभियान चला। पिछले 10 दिन से यही सब कुछ चल रहा है और मतदान शुरू होते ही फिर यही माहौल मतदान केंद्र के बाहर देखने, यानी निर्दलीय ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर अध्यक्ष कौन सी पार्टी का होगा, बीजेपी का होगा या फिर एसपी का होगा। रवि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। रवि, जिस तरीके की अभी झड़प की भी बात यहाँ पर हमें भीष्म बता रहे थे और तमाम जगहों पर देखा जाए पूरी कोशिश हर पार्टी की तरफ से है, खासतौर पर बीजेपी और एसपी की बात कर ले, सबसे ज्यादा कोशिशें दोनों पार्टी कर रही हैं, क्योंकि अगर एसपी को वापस आना है तो रूट लेवल पर अपना बहुमत जुटाना होगा। सदस्य ज्यादा जीते सब कुछ रहा, लेकिन अगर अध्यक्ष जीते तो आप कहीं ना कहीं 2022 में अपनी मजबूत पकड़ दिखा सकते हैं ग्राउंड पर। यही वजह है कि एसपी हर तरह से कोशिश कर रही है। जाहिर है एसपी है वो आपस किस तरीके से वापसी कर सकती है। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव होना, उसको देखकर तैयारी जरूर चल रही है। लेकिन अगर बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत जोड़ कर रखी है कि उसके जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करें। वही भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार इस कोशिश में है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करें। हालांकि इसके लिए नतीजे जब आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि किसको जीत मिली और किसको हार मिली है। लेकिन यह जरूर है कि अगर अभी के जो 22 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं तो वो साफ तौर पर साफ करते हैं कि बीजेपी किस तरीके से मजबूत है। हालांकि ये देखना होगा जो 53 जो और पदों के लिए जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो 53 सीटें बची हुई हैं उनके लिए कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन जरूर है कि बीजेपी जरूर थोड़ी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन वही समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। लगातार कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल रही है। हालांकि दूसरे दल के जो प्रत्याशी वो भी इस दौड़ में शामिल है, लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी और सपा की जो मजबूत बने रही है। हमारे साथ मैं आ रहा हूं आपके पास वापस लौट के। मथुरा से हमारे साथ रविंद्र जुड़ गए हैं। आप मथुरा में अभी क्या अपडेट है रविंद्र, क्या मतदान शुरू हो गया है? टाइम रखा गया है। इस दौरान जो यहाँ 33 पंचायत सदस्य चुने गए हैं वो यहाँ आकर मतदान करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और जिस जगह ये होना है वहाँ आम लोगों को आने की मनाही है। किसी भी तरह से किसी भी राजनीति पार्टी के लोगों को यहाँ तक आने की मनाही है। सिर्फ वही लोग यहाँ प्रवेश करेंगे इस गेट के पीछे। जो पंचायत सदस्य होंगे वही लोग इस गेट के पीछे यहाँ आ पाएंगे। कुल 33 यहाँ पर पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से 8 भाजपा के, 8 राष्ट्रीय लोकदल के और 1 समाजवादी पार्टी का, 3 निर्दलीय और 13 बसपा के हैं।
यहाँ सबसे बड़ी बात देखने वाली यही है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य हैं उस पार्टी ने यहाँ इस चुनाव में भाग लेने से ही इनकार कर दिया है। मतलब बसपा जो है, बसपा ने यहाँ इस चुनाव के दौरान पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। अब बात रही बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की, कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय लोकदल के जो 8 सदस्य हैं, राष्ट्रीय उसके कैंडिडेट जो हैं वो अपना दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है, तो वहीं भाजपा भी कहीं ना कहीं अपना दावा यहाँ सुनिश्चित करने को तैयार है और उसका कहना है कि जीत भाजपा की ही होगी। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से जो आंकड़ेबाजी है वो आंकड़ेबाजी के हिसाब से यहाँ जीत किस तरह से दर्ज करा पाते हैं, क्योंकि भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के जो पंचायत सदस्य हैं वो लगभग बराबर है और इसी आंकड़े को देखना है कि 17 का जो आंकड़ा है जादुई आंकड़ा है, उस तरह से भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल कैसे छू पाती है, क्योंकि 13 जो आंकड़ा है वो बसपा के पास है और बसपा ने इस पूरे चुनाव से दूरी बना ली है। वहीं अगर इस पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स लगाया गया है, पुलिसकर्मी लगातार यहाँ निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा एक स्तरीय यहाँ पर सुरक्षा का खाका खींचा गया है, लोगों को आवाजाही से रोकने के लिए बैरिकेड लगाया गया है। इसी तरह जिले के कई हिस्सों में बैरिकेड लगाए गए हैं। जो भी कलेक्ट्रेट आने वाले रास्ते हैं उन लोगों से पहले पूछा जा रहा है कि उसे किस तरह क्या काम है, क्यों वहां पहुंचना है, उसके बाद ही प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें आगे के लिए भेजा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, हमसे जुड़ने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी में एक खबर, बड़ी खबर है हाथरस से। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का मतदान और बीजेपी से प्रत्याशी सीमा उपाध्याय मैदान में है। ऐसे में एसपी और आरएलडी प्रत्याशी शशि चौधरी भी मैदान में है। तो हाथरस का हाल कुछ ऐसा है कि बीजेपी से प्रत्याशी सीमा उपाध्याय मैदान में है, इसके अलावा एसपी और आरएलडी प्रत्याशी शशि चौधरी भी मैदान में है। कांटे की टक्कर हाथरस में भी देखी जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आज मतदान है, 11 से 3 के बीच में यह मतदान होना, उसके बाद मतगणना होगी। और इसी बीच अगर देखें तो यह आंकड़ों को जुटाने की कोशिश हर पार्टी की तरफ से की जाएगी। 2022 से पहले का सेमीफाइनल इसे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत चुनाव रूट लेवल पर पार्टी की पकड़ को और मजबूत कर सकता है। हमारे साथ हाथरस से हमारे संवाददाता पीएन शर्मा जुड़ गए हैं। पीएन शर्मा, अगर देखें सीधे तौर पर कांटे की टक्कर हाथरस में भी दिखाई देती है। अभी मतदान शुरू हुआ है और किस तरीके की स्थिति वहां पर है? जी बिल्कुल, बता दूं आपको, जो कांटे की टक्कर है वो कही जा सकती है क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं सीमा उपाध्याय, पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, आगरा सांसद रह चुकी हैं। उनके जो पूर्व सरकार रहे हैं तो उनका जो कहना है कि उनका पूर्ण बहुमत है। और जो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की जो प्रभारी हैं नेता हैं गुड्डू चौधरी जी हैं, जो उसमें शामिल हुई हैं, शशि चौधरी जो उनके सामने हैं, उनका भी यही कहना है कि जो उनके पास में भी पूर्ण बहुमत है, क्योंकि कहीं ना कहीं 11 निर्दलीय हैं जिस पे पूरा दारोमदार तय करेगा। और आप कलेक्ट्रेट के अंदर सभी लगभग जा चुके हैं कि 11 बजे का समय इनका दिया गया है चुनाव का और 3 बजे आज ही रिजल्ट आ जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पूरा जायजा लिया जा रहा है। कह सकते हैं पुलिस फोर्स एक अच्छी तरह से तैयार की गई है। एडिशनल एसपी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, 3 डीएसपी को लगाया गया है, वहीं भारी पुलिस बल 2 प्लाटून पीएससी भी है। तो कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं और कांटे की टक्कर है। कहना मुमकिन नहीं है कि कौन इस समय प्रत्याशी होगा, वो 3 बजे ही पता चल पाएगा। जी, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए, क्योंकि मतदान चल रहा है और आपने कहा कि सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आरएलडी और सपा की प्रत्याशी यहाँ पर एक ज्वाइंटली प्रत्याशी हैं और ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी के, क्या आंकड़े किस तरीके के हैं? किसका पलड़ा, अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा भी भारी नजर आता है? जी, ये कह सकते हैं कि सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी का कहीं ना कहीं बहुमत थोड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर कहा जाए कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो कह सकते हैं कि पूरी अदर पार्टी है जो उनका समर्थित प्रत्याशी शशि चौधरी हैं, तो उनका भी कहीं बोलबाला अच्छा कि एक जो सबसे बड़ा रिजल्ट है वो कि जो सदस्य हैं वो बीजेपी के पूर्ण नहीं है, न सपा के पूर्ण हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो निर्दलीय है 11 उन पे दाव खेला जाएगा, तो वो किसकी ओर जाते हैं अब वो पूरा खेल रहेगा। उसी को डिपेंड कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से लगातार कोशिश की गई होगी। जी बिल्कुल, दोनों कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से जो प्रत्याशी हैं शशि चौधरी, वो गुड्डू चौधरी उनके पति हैं, कहीं ना कहीं आरएलडी से बड़ा अपना प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, उनके साथ में भी एक प्रभाव माना जा सकता है। दूसरी तरफ जो सीमा उपाध्याय हैं, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय की पत्नी है और पहले सांसद भी रह चुकी हैं, आगरा से पूर्व जिलाध्यक्ष भी रही हैं, सबसे पहली जिलाध्यक्ष हाथरस की सीमा उपाध्याय थी। तो कह सकते हैं उनका भी प्रभाव कहीं कम नहीं है।
तो दोनों में किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। कह सकते हैं दोनों की बराबर की टक्कर है और ये नतीजे के बाद ही क्लियर हो पाएगा। अच्छा, प्रत्याशियों से आपकी बातचीत हुई होगी और प्रत्याशियों का कितना दमखम है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका कॉन्फिडेंस ये बताएगा कि उन्होंने कितने आंकड़े जुटा लिए। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं आपसे दोनों ही प्रत्याशियों से हमारी बात हुई है, लेकिन दोनों का कॉन्फिडेंस जो लेवल कह सकते हैं, यदि लेवल में एक मापदंड आपा जाए तो दोनों ही ऊपर बोलते हैं, क्योंकि कोई भी कम करने को आंकने को तैयार नहीं है और सभी के तेज जो चेहरे पर चमक निकल के आती है वो सीधी सीधी निकल के आती है। कहते हैं कि हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनना तय है, कि हमारे साथ में पूरा समर्थन है। जी ठीक है, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, अगर अभी की मैं बात करूं, क्योंकि मतदान वहां पर शुरू हो गया होगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर हैं, क्योंकि कुछ जगहों से खबरें झड़प की भी आई जी हैं, बिल्कुल। तो कितने सुरक्षा के इंतजाम वहां पर हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, मैं बता सकता हूं आपको। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे अंदर भी पूरी बैरिकेडिंग, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है। जो व्यवस्था है पूरी एक तरह से पूरा प्लाटून, दो पीएससी का प्लाटून बनाया गया है। एक जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं उनको नोडल सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। 3 डीएसपी को यहाँ लगाया गया है। बाकी पुलिस बल जो है वो एक भारी मात्रा में लगाया गया है। दंगा नियंत्रण वाहन के साथ में लगाया गया है। बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरे दायरे में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो बैरिकेडिंग है इसके अंदर कोई नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसके अंदर चुनाव के लिए वो जा चुके हैं। तो कह सकते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि सुरक्षा के दायरे को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। पूरी व्यवस्था कर ली गई है, दंगा नियंत्रण वाहन से लेकर सभी को। और जहाँ तक जो समर्थन में लोग आए हैं उनको यहाँ से 200 मीटर के आसपास भी उन्हें यानी भटकने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो इस समय हमारे साथ सामने दिख रहे हैं, ये विधायक हैं हाथरस की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से विधायक हैं यशपाल सिंह चौहान, जो इनकी गाड़ी आगे रुकी है। लेकिन ये साफ कह सकते हैं कि कितना भी कोई प्रभावशाली हो, कितना भी कोई पदी हो, उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उसकी गाड़ी साइड में लगेगी और जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो पूरी कड़ी व्यवस्था की गई है। लाज़मी है कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हाथरस का हाल देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं बागपत की तरफ। एक बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आज चुनाव है। सीसीटीवी ड्रोन से यहां पर निगरानी की जा रही है। 11 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। तो बागपत से यह खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद का चुनाव आज यहां पर भी, और 3 बजे के बाद मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मतदान हो रहा है। तो ये मतदान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से यह तय होगा कि ग्राउंड पर किसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। 2022 से पहले 6 से 7 महीने पहले जिला पंचायत के चुनाव ग्राउंड पर और मजबूती किसी भी पार्टी के लिए बेहद जरूरी होंगे देने के लिए। तो ऐसे में सीधे तौर पर एसपी भी चाहती है और बीजेपी भी ये चाहती है कि उसकी पकड़ ग्राउंड पर और ज्यादा मजबूत हो। बागपत से तनुज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनुज, अभी बागपत के क्या हाल है, क्या वहां पर मतदान शुरू हो चुका है और किस तरीके की स्थिति वहां पर है? बागपत में जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। राजनीतिक पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, ये बागपत कलेक्ट्रेट का गेट है और यहाँ गेट बंद कर दिया गया है। सिर्फ जिला पंचायत सदस्य ही इस गेट के भीतर यहाँ पर दाखिल हो पाएंगे। इससे दूसरा एक और सुरक्षा का घेरा यहाँ पर रचा गया है। देखिए कि यहाँ ये पुलिसकर्मी बाकायदा तैनात किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है, ये तस्वीरें हैं दिल्ली यमुनोत्री हाईवे की, जहां पूरी तरीके से इसको वन वे कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहराव। तस्वीरें देखिए और देखिए, ये चूंकि वन वे जो ये हाईवे का रास्ता कर दिया गया है, इसकी वजह से थोड़ी जो दिक्कतें हैं वो जरूर आ रही हैं। क्योंकि बागपत कलेक्ट्रेट की तरफ जो ये रास्ता आ रहा था, इस पे यहाँ बैरिकेटिंग कर दी गई है और पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। किसी को यहाँ आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। दूसरी तरफ यहाँ जो वन वे व्यवस्था की गई है वो आप देखिए, यहाँ जो वाहन है वो लगातार, यहाँ जाम की समस्या थोड़ी सी पैदा हो गई है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से यहाँ स्थिति संभाले हुए है। सामने भी आप देख रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, राष्ट्रीय लोकदल के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर डेरा डाल रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए हैं। बाकायदा यहाँ पर अभी से मिठाइयां बांट दी गई थी। ये लोग अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत को लेकर यहाँ आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा से यदि हम बात करें तो ममता किशोर है। सीधा मुकाबला ममता किशोर का राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है बबली, उनसे सीधा मुकाबला है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, जब से बागपत जिला बना है तब से लेकर आज तक यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का दबदबा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा रहा है। लेकिन यह विजय रथ क्या इस बार भी जारी रहेगा या यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना
कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत जिला पश्चिम उत्तर प्रदेश का यदि कोई कहा जाए तो इसको बागपत कहा जाता है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की भी कर्मस्थल इसको बोला जाता है। छोटे चौधरी अजीत सिंह ने भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत यहां से की और कई बार वो केंद्र में मंत्री रहे। अब उनके बेटे जयंत चौधरी सत्ता संभाल रहे हैं। बिल्कुल। तमाम उठापटक इस समय आपने देखा होगा कि जब से बीजेपी आई है, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहीं ना कहीं पीछे रह गया और उसका जो सुपड़ा है वो कहीं ना कहीं साफ हो गया। लेकिन इस जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की कुर्सी यदि राष्ट्रीय लोकदल जीत जाती है तो फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी खोई साख पहुंचाने की जो पहली एक तरीके से शुरुआत है वो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर हो सकती है। मतदान शुरू हो चुका है, कई जिला पंचायत सदस्य यहाँ मतदान अपना कर भी चुके हैं। जो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हैं ममता किशोर, वो भी अंदर वहां पर पहुंच गई हैं। पूरे इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। औरैया से बड़ी खबर है, औरैया का भी हम हाल आपको बता देते हैं। औरैया से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 53 जिलों में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और औरैया में भी इस वक्त बीजेपी से कमल दोहरे मैदान में है। आपको बता दें कि एसपी से रवि त्यागी मैदान में मौजूद हैं, तो वहीं एसपी बीजेपी में कांटे की टक्कर औरैया में भी देखने को मिल रही है। तो औरैया से ये खबर आपको बता दें कि यहां पर भी जिला अध्यक्ष का चुनाव शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मतदान 11 से 3 के बीच में यहां पर होगा, उसके बाद मतगणना होगी। 53 जिलों में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखें तो औरैया में भी एसपी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। औरैया से हमारे संवाददाता सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश, अभी का हाल क्या है? राजनीतिक तापमान कितना दर्ज किया जा सकता है वहां पर अभी? देखिए, औरैया में जो है वोटिंग चालू हो गई है और करीब 10 वोट डाले जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनके 9 वोट अभी तक पड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी कमल दोहरे हैं अभी वो जो है अपना वोट डालने के लिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि 1907 में औरैया जनपद का गठन हुआ था। तत्कालीन सरकार जो बसपा की थी उन्होंने औरैया का गठन किया था। उसके बाद से लेकर के और 2017 तक लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर। समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशी जीत करके आए और उसी के बल पर वो अपनी जो है जिला पंचायत में अपने बोर्ड का गठन करते रहे हैं। लेकिन 2017 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश में तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उनको हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर पहली बार अपना कब्जा किया था। इस बार जो आम चुनाव हुए हैं पंचायत के उसमें 10 समाजवादी पार्टी के सदस्य जीते हैं, 4 जो निर्दलीय जीते हैं उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थक ही हैं, 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 4 बसपा के सदस्य चुनाव जीते हैं। देखा जाए तो जो सदस्य संख्या है जो चुनाव जीत करके आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो अपने सरकार की नीतियों और जो है जो कल्याणकारी नीतियां हैं उसके अनुसार उनके जो सदस्य जीत के आए हैं बसपा के कुछ समाजवादी पार्टी के और निर्दलीय वो भाजपा से अपना नाता जोड़ लिए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी जोर लगाए हुए है, वो प्रयास कर रही है कि चूंकि सबसे ज्यादा सदस्य उसके जीते हुए हैं सभी सदस्यों को इकट्ठा करके वो अपने पक्ष में मतदान कराना चाहती है। जो 4 निर्दलीय जीते हुए हैं वो समाजवादी पार्टी से कहीं न कहीं से जुड़े रहे हैं, उनका भी वोट लेने का प्रयास कर रही है। कहीं उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता जरूर नजर आएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो यहीं छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।